नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे की सीलबंद रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला शुक्रवार को भी टल गया। वाराणसी की जिला अदालत अब इस मामले का फैसला शनिवार को करेगी। जिला जज ने कहा कि आदेश टाइप न होने के कारण फैसला शनिवार तक के लिए टाला जा रहा है। इससे पहले बुधवार को एसआई ने अदालत से अनुरोध किया था कि ज्ञानवापी पर उसकी ओर से सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई रिपोर्ट को 4 हफ्ते तक सार्वजनिक न किया जाए। एसआई ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ये मांग की थी। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बीच के विवाद में मस्जिद पक्ष के एक मुद्दाई रहे इकबाल अंसारी को भी 22 जनवरी को होने वाले भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया है। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का ये न्योता अयोध्या के कोटिया पंजीटोला स्थित अंसारी के घर पर भेजा गया है। इकबाल अंसारी की बेटी शमा परवीन ने समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ये जानकारी दी है। इकबाल अंसारी को अगस्त 2020 में हुए राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में भी निमंत्रित किया गया था। इकबाल अंसारी के पिता हाशिम अंसारी राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद के एक मुद्दाई थे। उनके निधन के बाद उनके बेटे इकबाल अंसारी मुद्दाई बन गए थे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अयोध्या एयरपोर्ट के नए नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें यह फैसला किया गया। इससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या दौरे के दौरान इस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसे लेकर बड़ी खबर है कि कांग्रेस भी राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएगी, लेकिन वो 22 जनवरी को नहीं जाने वाली है। माना जा रहा है कि 22 जनवरी से पहले ही कांग्रेस के नेता राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा इसे हरी झंडी दिखा दी गई है। बता दें, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे को राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया था। अब उस न्योते की वजह से ही देश की सबसे पुरानी पार्टी धर्म संकट में फंसी हुई थी। उसे इस बात का एहसास था कि बीजेपी इस एक कार्यक्रम के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी पिच तैयार करेगी। ऐसे में जाने से भी नुकसान था और ना जाने से भी तुष्टीकरण के आरोप लगने वाले थे। अब बीच का रास्ता निकालते हुए कहा जा रहा है कि बीजेपी से भी पहले कांग्रेस के नेता राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। जानकार इसे कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति मान रहे हैं। अभी तक तो कांग्रेस पर कार्यक्रम में शामिल होने का दबाव था, लेकिन अब पहले जाकर वो अलग ही संदेश देने का काम कर देगी। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होंगे। इसकी शुरुआत मकर संक्रांति से हो जाएगी। राज्य में इसके लिए 8 दिवसीय रामोत्सव बनाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार 8 दिवसीय रथ यात्रा और कलश यात्रा आयोजित करेगी। प्रदेश के सभी जिलों के गाँवों और शहरी निकायों में 14 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। इसके तहत 14 से लेकर 22 जनवरी तक सभी राम मंदिरों, हनुमान मंदिरों और वाल्मीकि मंदिरों में राम कथा, रामायण पाठ, भजन कीर्तन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे। रामायण के सुंदरकांड का निरंतर पाठ भी होगा। ये भी निर्णय लिया गया है कि प्रभु श्री राम को वैश्विक आस्था के केंद्र के तौर पर प्रचारित प्रसारित करने के लिए अयोध्या में देश विदेश के 18 से ज्यादा रामलीला स्वरूपों का मंचन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रभु श्री राम को केंद्र में रखकर विभिन्न सांस्कृतिक, पारंपरिक, लोक कला व आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तमिलनाडु के जिस गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी को राज्यपाल ने बर्खास्त करने का आदेश निकाल दिया था, उस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंत्री को सिर्फ मुख्यमंत्री ही हटा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए नजरिए से असहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की याचिका शुक्रवार को ये कहते हुए खारिज कर दी कि उस पर निर्णय लेना मुख्यमंत्री का काम है। बता दें, जेल में बंद सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यपाल को किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए मुख्यमंत्री की सिफारिश की आवश्यकता होती है और वो इस मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। इस नई सरकार में उम्मीद के मुताबिक हर अहम मंत्रालय सीएम भजनलाल ने अपने पास रखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी रहेगी, साथ ही कार्मिक, आबकारी,
आयोजना, सामान्य प्रशासन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और एसीबी का भी प्रभार रहेगा। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी के पास वित्त विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व विभाग के साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला और बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैबा को 4 मंत्रालय मिले हैं। इसमें शिक्षा और रोड ट्रांसपोर्ट शामिल है। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी इस कैबिनेट में जगह दी गई है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को झटका लगा है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कथित तौर पर पहलवानों को धमकी दी और उन्हें चुप रहने को कहा। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों द्वारा भाजपा सांसद के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट को यह बताया। दिल्ली पुलिस की ओर से यह दलील गुरुवार को दी गई। उसने पूर्व WFI प्रमुख के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में नए सिरे से बहस शुरू की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ब्रजभूषण पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पहलवानों के बयान पढ़ते हुए दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा, आगे कुश्ती खेलनी है तो चुप रहना। मैं किसी का करियर बना सकता हूं, बिगाड़ भी सकता हूं। अगर मैं किसी का करियर बना सकता हूं तो उसे बर्बाद भी कर सकता हूं। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि ब्रजभूषण की धमकी भरी टिप्पणी भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 506 के तहत अपराध है। एक अन्य शिकायतकर्ता के बयान का हवाला देते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि ब्रजभूषण ने उनसे पूछा, मैं धोती कुर्ता में कैसा लग रहा था। वकील ने कोर्ट में कहा, क्या ये एक लड़की से पूछा जाने वाला सवाल है। दिल्ली पुलिस के वकील ने ब्रजभूषण द्वारा एक पहलवान को गले लगाने और फिर उसे पिता जैसे कृत्य बताने की घटना का भी जिक्र किया। पुलिस के वकील ने कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने पिता तुल्य होने के नाते ऐसा किया। दोषी मन हमेशा सचेत रहता है। उन्होंने ये स्पष्टीकरण क्यों दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। पिछली बार राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। इस बार 8 महीने से हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर की राजधानी इम्फाल से मुंबई तक यात्रा निकाल रहे हैं। इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया गया है। 14 जनवरी से शुरू होने वाली ये यात्रा 20 मार्च तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी देश के 110 जिलों, 100 लोकसभा और 337 विधानसभा सीटों से गुजरते हुए 6700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की यह यात्रा कांग्रेस की सत्ता में वापसी करा पाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो समय है जब लोकसभा के चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। उधर बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर के सहारे माहौल को गरमाने में लगी है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अयोध्या के सहारे पैदा की जा रहे हिंदुत्व की नई लहर को रोक पाएगी। पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। इसका काफी असर पड़ा था। इस बार बीजेपी समर्थक दावा कर रहे हैं कि हिंदुत्व के तूफान में मोहब्बत की दुकान उड़ जाएगी। राहुल गांधी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उस पर निशाना साधा है। पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने जम्मू और कश्मीर में 2019 तक लागू अनुच्छेद 370 के जरिए देश तोड़ने का आरोप कांग्रेस पर लगाया है। JP नड्डा ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों के साथ खड़े होने वाले अब भारत जोड़ो यात्रा चलाने निकले हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसे नारे लगाने वालों के साथ खड़े होने के लिए अब तक माफी नहीं मांगी है। बीजेपी ने सोशल मीडिया साइट X पर एक ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाने वाली है। भारत को तोड़ने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भारत को जोड़ने की यात्रा पर चले हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच बिहार में लोकसभा सीटों को लेकर समझौता होता दिख रहा है। सूत्रों का दावा है कि बिहार के CM नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव के बीच आगामी लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों का दावा है कि बिहार में राजद और JDU 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं 8 सीटों को कांग्रेस और वाम दलों के लिए छोड़ा जा सकता है। माना जा रहा है कि इन 8 में से 5 कांग्रेस को और 3 सीटें वाम दलों को दी जा सकती हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसी फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा होगा। हो सकता है कि इसमें 1 से 2 सीटें आगे पीछे कर इस पर अंतिम सहमति बन जाए। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सीटों को लेकर किसी भी तरह के विवादों से बचने के लिए कांग्रेस नई रणनीति पर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया गुट के सहयोगियों की खींचतान और दबाव के बीच कांग्रेस नेतृत्व ने गुरुवार को राज्य इकाइयों से कहा कि पार्टी अगले लोकसभा चुनावों में 255 सीटों पर फोकस करेगी। ये शायद 2019 के राष्ट्रीय चुनावों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने की उसकी तैयारी का संकेत है।
पार्टी ने यह भी घोषणा की कि इंडिया के साझेदारों के साथ सीट साझा करने की बातचीत तुरंत शुरू होगी। 2024 के चुनाव को लेकर पार्टियां जोर लगाने लगी हैं। हालांकि बीजेपी और पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर बीजेपी इस बार 70 दिनों में 11 बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम चलाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 11 आउटरीच कार्यक्रम 15 मार्च से पहले पूरे हो जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ANI ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने अपने 4 राष्ट्रीय महासचिवों को जिम्मेदारी दी है। सभी को अलग अलग मोर्चों का प्रभार दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में 4 जातियां हैं जिनके विकास के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा, जिनमें गरीब, महिलाएं, किसान और युवा शामिल हैं। बीजेपी अपने मोर्चे के जरिए जमीनी स्तर तक जाएगी। देश के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए मोर्चों को 4 कार्यक्रम दिए गए हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने नवंबर 2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में आने वाले लगभग 26,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि शर्त यह है कि ऐसे लोगों का चयन नवंबर 2005 के पहले हो गया हो। समाचार एजेंसी PTI ने मुख्यमंत्री कार्यालय के हवाले से ये जानकारी दी है। राज्य सरकार का ताजा फैसला राज्य की सरकारी और अर्ध सरकारी सेवा के कर्मचारियों की हड़ताल करने के बाद आया है। ये कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने 19 जनवरी को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल को अपना उम्मीदवार नॉमिनेट किया है। इसके साथ ही पार्टी ने मौजूदा सांसद संजय सिंह और ND गुप्ता को राज्यसभा में फिर से भेजने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी PTI ने शुक्रवार को पार्टी के सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के बैठक में ये फैसला लिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के लिए फिर से नामांकन करने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। सांसद संजय सिंह के वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले पार्टी द्वारा राज्यसभा सांसद के लिए उन्हें एक बार फिर से नामित किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज संजय किशन कौल ने मोदी सरकार को लेकर अपनी राय व्यक्त की है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि वर्तमान सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, इस सवाल के जवाब में रिटायर्ड जज ने कहा, मौजूदा नेतृत्व को पब्लिक सपोर्ट है। ये समझना चाहिए कि हमने डेमोक्रेसी को चुना है। डेमोक्रेसी में भी उसके एक मेथड को चुना है, फर्स्ट पास्ट द पोल। जिसने भी राज किया है उसने 50% के कम ही वोट पर राज किया है। तो जो भी पार्टी पावर में आएगी वो यही सोचेगी कि हम जनता द्वारा चुन के आए हैं, हम जो करना चाहते हैं करने दीजिए। न्यायपालिका का काम ही चेक एंड बैलेंस का है, इसलिए जो भी सरकार में रहेगा उसे लगेगा कि उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कई बातों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता है, लेकिन न्यायपालिका की भूमिका तो संविधान में तय है। हम एक अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, विपक्षी अपना काम करते हैं। संजय किशन कौल ने अपनी रिटायरमेंट स्पीच में असहिष्णुता का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि असहिष्णुता तो घर घर में फैला हुआ है। पहले लोग एक दूसरे की बात सुन लेते थे, लेकिन अब लोग एक दूसरे के राजनीतिक विचार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं तो अब हल्के फुल्के अंदाज में ये कहने लगा हूँ कि डिनर टेबल पर राजनीतिक बहस नहीं होनी चाहिए। कोई किसी का समर्थक होगा, कोई किसी का विरोधी होगा और फालतू का झगड़ा हो जाएगा। ऐसा सीन मेरे यहाँ भी हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि राजनीतिक बहस नहीं होगी। जस्टिस संजय किशन कौल ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कमजोर विपक्ष के नुकसान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष कमजोर हो जाता है तो एक तरह की समस्या होती है, जैसे आजकल है। जब गठबंधन की सरकारें थी तो बैलेंसिंग ज्यादा होती थी, अलग अलग विचारों को ज्यादा सुना जाता था। जब एक सरकार ज्यादा मैंडेट के साथ आती है तो वो समझती है कि उसे जनता द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि वो जो चाहे करे। वहीं विपक्षी दल कहते हैं कि उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में दोबारा जांच के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गौतम अडानी ने एक बार फिर मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया है और भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। गौतम अडानी के ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 15.11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। इससे पहले ये 14.47 लाख करोड़ रुपए था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर बुधवार को 11% तक बढ़ गए थे। अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया के हेवर्ड में एक हिंदू मंदिर से छेड़छाड़ की गई है। मंदिर के बोर्ड पर खालिस्तान समर्थक नारा लिखा गया
भारत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। शेरावाली मंदिर की यह घटना कैलिफोर्निया के नेवाक में स्वामीनारायण मंदिर से छेड़छाड़ किए जाने के कुछ सप्ताह बाद हुई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन यानी HAF ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा वो घटना के संबंध में पुलिस के संपर्क में है। HAF ने खालिस्तान समर्थकों से बढ़ते खतरे के साथ साथ हिंदू विरोधी लोगों से सर्वव्यापी खतरे के मद्देनजर हिंदू मंदिरों से सुरक्षा कैमरे और अलार्म सिस्टम लगाने को भी कहा है। HAF ने एक्स पर एक पोस्ट में छेड़छाड़ की एक तस्वीर साझा की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि साल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था में 6.2% की बढ़ोतरी हो सकती है। मजबूत घरेलू मांग के साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में अच्छी बढ़त की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में रफ्तार देखने को मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2024 के दौरान अर्थव्यवस्था 6.2% की दर से बढ़ सकती है, जो 2023 के अनुमान 6.3% से कम है। हालांकि साल 2024 की ग्रोथ को मजबूत घरेलू मांग के साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन से सहारा मिलेगा। यूएन ने साल 2025 में भारत की GDP ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।